आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ डिबेट। मैं हूं आपके साथ दिशा। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान कल यानी 7 मई को होने जा रहा है। पहले और दूसरे चरण में प्रदेश की बची हुई 7 सीटों पर कल मतदान होगा। कल की वोटिंग में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं समेत 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की किस्मत 1,39,01,285 मतदाता तय करेंगे। तीसरे चरण के मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी किस आधार पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों से, जानेंगे उनकी राय, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा लोकसभा सीट शामिल है। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी का मानना है कि नतीजे उन्हीं के पक्ष में आएंगे। बीजेपी इस बार भी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने का दावा कर रही है। उसका तो ये तक कहना है कि कांग्रेस इस बार महज चुनाव लड़ने की औपचारिकता ही पूरी कर रही है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और दूसरे राउंड की जो 7 सीटें हैं, 7 में भाजपा के पक्ष में प्रचंड लहर है। प्रचंड, थोड़ी बहुत बेने। कांग्रेस चुनाव लड़ने की औपचारिकता कर रही। कल हिट वेव नहीं है, आप कंप्यूटर खोल के देख लीजिए, कल ऐसे ही मौसम रहेगा जैसा मौसम अभी। बीजेपी का अपनी प्रचंड जीत का दावा अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो सिर्फ तीसरे चरण की 7 लोकसभा सीटों पर ही नहीं, बल्कि पहले और दूसरे चरण की सीटों पर भी मजबूती से चुनाव लड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि वो बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएगी। साथ ही कांग्रेस को जन घोषणा पत्र और न्याय पत्र से फायदा मिलने का भी पूरा भरोसा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पहला चरण से लेकर तीनों चरण तक मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। सभी प्रत्याशी हमारे मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियों को, केंद्र सरकार की नाकामियों को, राज्य सरकार की नाकामियों तक जनता तक हम पहुंचाए। लेकिन और कांग्रेस के जो घोषणा पत्र, न्याय पत्र जनता तक हम पहुंचाए। बहरहाल छत्तीसगढ़ की बाकी बची सभी 7 सीटों पर कल मतदान होगा। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। राजनीतिक दलों ने भी तीसरे चरण में खूब जोर आजमाइश की है। बीजेपी से पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार किया है। लेकिन जनता पर इसका असर कितना पड़ा, ये तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता परेश बागबारा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत धनंजय जी आप ही से करना चाहूंगी। मैं आपसे सीधा सवाल होगा मेरा कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, अब कल तीसरे चरण का आखिरी मतदान है छत्तीसगढ़ में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रदेश की जनता आपकी पार्टी पर एक बार फिर से अपना भरोसा टूटने के बाद फिर से भरोसा क्यों करे, आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता परेश बागबारा जी हमारे साथ जुड़े हैं। परेश जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं। रायपुर लोकसभा सीट की बात कर ले तो हाई प्रोफाइल सीट अब ये बन गई है, काफी सुर्खियां बटोर रही है ये सीट, क्योंकि आप लोगों ने प्रत्याशी के तौर पे उतारा है ब्रजमोहन अग्रवाल को। कद्दावर नेता है, 8 बार के विधायक हैं और इनके सामने विकास उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से। मैं पूछना चाहूंगी, आप अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, 400 पार का नारा आप दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ मिशन में लगातार जुटे हुए हैं, दावा कर रहे हैं 11 की 11 सीटें जीतेंगे। इसके बावजूद भी आखिर इस सीट पर प्रत्याशी बदलने की क्या जरूरत आ पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो संगठन में लोग काम करते हैं,
और जो वरिष्ठ नेता आपस में बैठ करके तय करते हैं कि इस बार चुनाव लड़ने का दायित्व किसे दिया जाए। तो इस बार जो दायित्व दिया गया सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया, जो न सिर्फ रायपुर के कद्दावर नेता है बल्कि पूरे प्रदेश से कद्दावर नेता है जी। और जो आज चर्चा चल रही है पब्लिक के बीच में, मुख्य रूप से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये तय किया जा रहा है कि कितने लाख वोटों से जीतेंगे। कई लोग तो इस प्रकार की भी चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि शायद हिंदुस्तान में जो ऊपर के 5-6 लोग जितने मत के अंतरों से जीतने वाले हैं उसमें आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल भी होंगे, क्योंकि उन्होंने वो लगातार लोगों के साथ सरोकार रखते हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे किसी की आर्थिक आवश्यकता हो, चाहे किसी को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता हो। हर गरीब हर अमीर के सुख दुख के साथी हैं वो, और लगातार उन्होंने यहाँ पर 8 बार इसी कारण चुनाव जीता क्योंकि वो सहज सुलभ उपलब्ध रहते हैं हर की सेवा करने के लिए। जी परेश जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार आप पर आरोप लगाती है कि आप लोग मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नया प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं। तो क्या जो रायपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद थे, क्या आप आश्वस्त नहीं थे कि इस बार वो रायपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, कि दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में उतारा? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं जो कि प्रत्याशी के रूप में यहां पर चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि एक प्रत्याशी होना चाहिए पार्टी की तरफ से, जिसको भी दायित्व दिया जाता है वो चुनाव लड़ता है। आदरणीय सुनील सोनी ने 5 साल में खूब सेवा की है, अपने क्षेत्र में खूब दौरा किया है, लोगों के साथ लगातार जुड़े रहे हैं। 24 घंटे में 10 से 15 घंटे वो लोगों की सेवा में उपलब्ध रहते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले बार सुनील सोनी जी को भी आदरणीय रमेश बैस जी की जगह टिकट दिया गया था, इस बार आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी को दिया है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? चलिए ठीक है परेश जी। धनंजय जी, अब आपसे पूछना चाहूंगी मैं, जिस तरह से परेश जी ने कहा कि दिग्गज नेता कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय, क्या आप बृजमोहन अग्रवाल को विकास उपाध्याय के सामने चुनौती कंसीडर करते हैं? क्योंकि 8 बार के विधायक है और विकास उपाध्याय युवा चेहरा है और ज्यादा चर्चित चेहरा वो नहीं है, इसीलिए। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी निश्चित तौर पर सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के और वो 8 बार के विधायक हैं। और रायपुर लोकसभा क्षेत्र में आप देखते हैं कि बीते 8 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल रहा है। आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता वही सवाल पूछ रही जो सवाल आपने पूछा कि इन्होंने सुनील सोनी का चेहरा क्यों बदला। दूसरी बात, आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ये पूछ रही है कि 40 साल से जिस संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व भाजपा के लोग कर रहे हैं, इन 40 वर्षों में इस रायपुर लोकसभा क्षेत्र की उन्होंने क्या किया। जैसे सुनील सोनी की हम बात कर लेते हैं। सुनील सोनी जी सांसद थे, तो एक बुरा दौर जब कोविड का आया, जब लोगों को मदद की आवश्यकता थी, जिस दौरान विकास उपाध्याय घर घर राशन पहुंचा रहे थे, लोगों को दवाइयां पहुंचा रहे थे, जिनके पैर में चप्पल नहीं होता तो उनको चप्पल ही बनाते थे, खाने पीने का प्रबंध करते थे। उस दौरान सुनील सोनी जी कहीं नजर नहीं आए, उस दौरान बृजमोहन अग्रवाल जी कहीं नजर नहीं आए। और देखेंगे जब सुनील सोनी को इस संसद क्षेत्र की जनता को हित में सांसद की राशि खर्च करना था, तो उन्होंने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा जमा कराने का काम किया है, क्योंकि वो संसद निधि पे अधिकार तो लोकसभा क्षेत्र की जनता को होता है, और वो संसद निधि जो पीएम केयर फंड है उसका हिसाब भी आप नहीं पूछ सकते हैं। तो जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छल करने का काम किया, ठगने का काम किया है, और पूरे देश में बदलाव की बात हो रही है। आप बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करते हैं, मुझे तो खबर मिली है कि नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव हारने जा रहे हैं, क्योंकि जनता काम चाहती है। ठीक है, नेता कद्दावर हो सकते हैं, नेता अच्छे हो सकते हैं, नेता अच्छा भाषण दे सकता है, लेकिन उन्होंने काम क्या किया है? 10 साल में नरेंद्र मोदी जी क्या काम किए, ना तो वाराणसी की जनता को बता पा रहे हैं, ना रायपुर की जनता को बता पा रहे हैं। 40 वर्ष में भाजपा ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या किया? क्या कोई ऐसा बड़ा योजना लेकर आए केंद्र की जिससे जनता गर्व महसूस करे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, बदलाव की जो बयान चल रही है, रायपुर राजधानी में जो बदलाव होने जा रहा है वो दिल्ली को बदलकर थमेगी, और निश्चित तौर पर विकास उपाध्याय बड़े वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो बृजमोहन अग्रवाल जी जो रिकॉर्ड बना रहे थे ना, कहीं पे उनका जो रिकॉर्ड है टूटने जा रहा है, वहां पे बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार सकते हैं। जी बिल्कुल धनंजय जी। चलिए ठीक है, बाबूलाल जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं अब।
कल तीसरे चरण का मतदान है। छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। अब ऐसे में मोदी की गारंटी है बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र यानी कि न्याय पत्र जारी किया है। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है जमीनी हकीकत क्या कहती है? लोगों के बीच में आप मौजूद होते हैं, करीब से आप लोगों को जरूर देखते होंगे, तो हवा का रुख किस तरफ है? मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है या कांग्रेस का न्याय पत्र? देखिए, जनता सबकी सुन रही है और पूरी तरह से मौन है। छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अपना स्पष्ट मत व्यक्त नहीं करता। इसका अर्थ साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटों की जो दावा कर रही है, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस ने सेंध लगाई है। और उनको, कांग्रेस को जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मेरी चर्चाएं होती हैं उन लोगों से, तो कांग्रेस को 4 सीटों की उम्मीद बनी हुई है। वो 4 सीटें कौन सी हो सकती है वो अलग बात है। जैसे चांपा जांजगीर में उनको ऐसा लगता है कि ये सीट हमें इसलिए मिल जाएगी क्योंकि सारी विधानसभाओं के विधायक हमारे हैं और सबने जोर लगा करके जो है सिवडेरिया के लिए काम किया है। कांकेर की इसलिए इनको लगती है कि वहां पर कम से कम वोट से, पिछली बार वीरेश ठाकुर हारे थे, इस बार वो खुद फिर से प्रत्याशी है और उनके लिए अच्छा लोगों ने काम किया है, भिड़ के काम किया है। कोरबा में ज्योत्सना महंत के लिए चरणदास महंत ने पूरे जी जान लगा दिया है। हालांकि सरोज पांडे ने दुर्ग से जाकर कुछ चुनौती जरी खड़ी की है, लेकिन बाहरी का मुद्दा देख करके जो है लगता है कांग्रेस को कि ये सीट फिर हमको वापस मिलेगी। बस्तर का भी वही स्थिति है कि इनकी सीट है वो हमको ही मिलेगी, ऐसा इनकी उम्मीद है। और महासमुंद में ताम्रध्वज साहू, चूंकि साहू समाज वहां बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है ताम्रध्वज साहू को कि मैं जीतूंगा। इस तरह से 4-5 सीटों पर कांग्रेस को जबरदस्त उम्मीद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 100% दावा है कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। और क्या स्थितियां हैं, हालांकि देखिए, जो पन्ना प्रमुख स्तर पे काम होता है, इतना माइन्यूट मैनेजमेंट इनका रहता है कि बूथ स्तर पर एक व्यक्ति को 10 व्यक्ति को संभालने का जिम्मा दिया जाता है जो बूथ तक लाना है। उसके बावजूद प्रतिशत अगर कम हो रहा है तो ये भी एक प्रश्न जो है भारतीय जनता पार्टी को मस रहा है, चिंता का विषय उनके लिए लग रहा है। और यही स्थिति जो है बनी हुई है। जहां तक बृजमोहन अग्रवाल का सवाल आपने कहा, वो प्रदेश की राजनीति से हटाकर केंद्र की राजनीति में ले जाने की एक रणनीति मुझे दिखाई देती है इसमें, क्योंकि उनका इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा ऑरा है कि उनके चेहरे के सामने सबका चेहरा जो है, चाहे किसी भी पद पर हो, थोड़ा फीका नजर आता है। हम जानते हैं, हम देखते थे कि डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ जितनी भीड़ होती थी मुख्यमंत्री रहते हुए, उतनी ही भीड़ जो है आम जनता की जो है बृजमोहन के बंगले पे होती थी अपनी समस्याएं बताने के लिए। जी बिल्कुल। चलिए परेश जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं। जिस तरह से बाबूलाल जी ने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से मौन है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता में दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कई मुद्दों को लेकर और खास तौर पर स्थानीय मुद्दों को लेकर नाराजगी है। जैसे कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, कितनी जगहों पर सड़कें अच्छी नहीं है, पानी की समस्या, और सबसे बड़ा मुद्दा हसदेव जंगल की कटाई। जनता नाराज है। आप लोग इस बार विधानसभा का चुनाव जीते, सत्ता में आए, कई दावे आप लोगों ने किए, कई योजनाएं, लोक लुभावन योजनाएं चलाई, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं उन पर बात नहीं कर रहे, स्थानीय मुद्दे हैं उनका जिक्र नहीं कर रहे। देखिए, ऐसा है कि जहां तक मूलभूत सुविधाओं का मामला है, मूलभूत सुविधाएं लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं थी पिछले 10 साल में, उसने घर घर तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचा दी हैं। चाहे वो शौचालय है, चाहे पीने का पानी है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर है, चाहे वो मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मामला है। तो ऐसे तमाम चीजें, और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इतने अच्छी सड़कें यहां पर पूरे देश में बनाई हैं और चौड़ीकरण इतना ज्यादा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव-गांव तक सड़क पहुंच गई है। ऐसी कोई बात नहीं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि 5 साल जब तक कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही, तब वो सिर्फ शराब बेचने का काम किया। जो लगातार आती हैं, पानी की समस्याएं हैं, गंदा पानी पीने को आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, सड़कें ठीक नहीं है, ट्रेन कनेक्टिविटी, ट्रेन जिस तरह से कैंसिल हो रही है, क्या आप इन सभी मामलों से, इन समस्याओं से क्या आप वाकिफ नहीं है? क्या आपने ये बात नहीं सुनी जहां एक क्षेत्र में, रायपुर में ही, लोग किस तरह से बीमार पड़ जाते हैं गंदा पानी पीने की वजह से?
देखिए ऐसा है, यहाँ पर के जो मेयर है वो कांग्रेस के हैं, है ना। ये उनकी जवाबदारी है, टंकी को साफ कराएं और सही तरीके से पानी का वितरण करवाएं, ये उनका काम है। लेकिन वो अपने कई जगह चीजों में लापरवाही करते हैं, और चूंकि वो बहुत सारे केस से घिरे हुए हैं, इस कारण से वो जनता की सेवा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां तक आपने ट्रेन कैंसिल करने की बात कही, क्योंकि रेल लाइन सब तरफ बिछड़ा है, अंग्रेजों ने जो रेल लाइन बिछाई थी उसके बाद कांग्रेस के सरकार में रेल लाइन बिछाने का काम नहीं हुआ। पहले बार पूरे में रेल लाइन बिछाने का काम हो रहा है, इस कारण से ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेल पटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, 65-70 साल में जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश का कबाड़ा किया था, उसको 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे मूलभूत सुविधाओं को, चाहे गरीबों के मकान बनाने का मामला हो, जिसको कि कांग्रेस ने भी 18 लाख मकान यहाँ पर रोका है, जिसका राज्यांश अभी यहाँ की विष्णुदेव सरकार ने वहां पर दे दी है। तो उसके बाद जो है मूलभूत सुविधाएं का पूरे तरीके से यहाँ पर जो अभाव था वो ठीक किया जा रहा है। इस कारण से ये कहना कि मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। और मूलभूत सुविधाओं को जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 5 साल में उसको इग्नोर किया है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनका काम खाली महादेव सट्टा खिलवाना, शराब घोटाला करना, चावल घोटाला करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने तिजोरी में ले जाना, यही काम रहा। चलिए ठीक है। धनंजय जी, आपने सुना कि किस तरह के आरोप परेश जी ने आपकी पार्टी पर लगाए हैं। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि 5 साल आपकी सरकार रही, आप लोग सत्ता में रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में सत्ता हाथ से चली गई, जनता का विश्वास आप लोगों ने खो दिया। अब किस बिना पे जनता एक बार फिर से आप पर भरोसा करे, और क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी को वोट दे? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार आप देखेंगे सदन में हो चाहे सड़क में हो, इस देश की जनता की आवाज उठाया है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों पर लाठी बरसाने का काम किया, किसानों के पर अश्रु पैसे गोली छोड़े, किसान दिल्ली न पहुंचे इसलिए किल के लोहे के किल सड़कों पर गड़वा दिए, कांक्रीट के दीवार उठा दिए। ये अंग्रेजों का जो चरित्र होता था ना, किसानों पर बर्बरता करने की, वो बर्बरता 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों पर किया है। किसानों से वादा पूरा नहीं हुआ है। रोजगार के मामले में देखते हैं तो 45 साल पुराने हालात में देश को ले जाकर खड़े कर दिए हैं। मैं सुन रहा था परेश बागबाहरा जी को, कांग्रेस सरकार में कुछ काम नहीं हुआ था। बड़ा अचरज लगता है जब भाजपा नेता झूठ बोलते तो कम से कम झूठ बोलने में ईमानदारी रखे कि नरेंद्र मोदी जी जिन संपत्तियों को बेच रहे हैं, अडानी को बेच रहे हैं, अंबानी को बेच रहे हैं, कुछ पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, वो सारे संपत्तियां आजादी के बाद इस देश में कांग्रेस की सरकार ने और पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया है। चाहे एम्स बनाना हो, चाहे एटीएम बनाना हो, चाहे एम बनाना हो, चाहे अपने प्रक्षेपास्त्र का निरीक्षण करना हो, चाहे फाइटर पायलट बनाना हो, चाहे यहाँ पे दवाइयां का डेवलपमेंट करना हो, पोलियो की दवाई है, कई सारे दवाइयों की बात कर लो, अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, बहुत सारे स्कूल कॉलेज बनाए हैं। परवेश भाई भी उस स्कूल में पढ़ के पास हुए हैं, आज अच्छे खासा शिक्षित व्यक्ति हैं। तो झूठ बोलना अलग विषय है, लेकिन इस देश के अगर आप देश के तरक्की को आप नकारते तो कहीं ना कहीं आप भारत माता के साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, नरेंद्र मोदी का आप तारीफ करें, कोई गुरेज नहीं है, आप अपने नेता की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस देश के जो संपत्ति जो बढ़ा, इस देश के जो आधुनिकीकरण हुआ, इस देश ने जो नाम प्राप्त किया, इस देश ने जो ख्याति प्राप्त किया, कम से कम उसका तो अपमान ना करें। आपके नेता ने 10 सालों में उसी को बेचा है जो 70 साल में कांग्रेस सरकार ने बनाने का काम किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में क्या कोई एक ऐसा प्लांट बनाया है, जैसे हमारे भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, हम क्या कोई ऐसा प्लांट नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में बनाया है जिससे लोगों को रोजगार? धनंजय जी, ये तो बीजेपी की बात हो गई। धनंजय जी, ये तो बीजेपी की बात हो गई। मैं सीधे तौर पर आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि 5 साल आप लोग सरकार में थे, सत्ता आपके हाथों में थी, तो आपने 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ऐसा क्या किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता आपको अपना मत दे? निश्चित तौर पर आप देखेंगे बहुत बढ़िया सवाल उठा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश के 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जब सरकार थी, इस किसानों को, देश के किसी भी किसान को धान को उतनी कीमत नहीं मिलता था। 2660 रुपए, 2680 रुपए देने काम किया तो कांग्रेस सरकार ने किया है। तभी तो नरेंद्र मोदी जी जो किसानों पर लाठियां चलवाते थे ना, छत्तीसगढ़ में आके कहते हैं कि 3100 धान कीमत देंगे। भाई उन्होंने तो वादा किया था, देश भर किसानों को दे देना था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार गौ माता की सेवा की, गौठानों का निर्माण किया, लगभग 3.5 लाख एकड़ जमीन गौठानों के नाम से रिजर्व हुआ, गौ माता के संरक्षण हुआ, और उसी गौठान को शायद सरकार ने बंद कर दिया। और 4 महीने में हजारों गाय और हजारों पशुधन का तस्करी
भाजपा की सरकार में होने का काम हुआ है। अब देखिए कांग्रेस सरकार में आत्मा अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले, जिसमें गरीब बच्चों को उन माता पिता जो महंगे स्कूलों का फीस नहीं दे सकते उनके लिए स्कूल खोला गया था। ऐसे 700 स्कूलों का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। 4.5 लाख बच्चे उसमें निर्माण प्राप्त उसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमने सरकारी नौकरी के अवसर युवाओं को दिया है हर माध्यम से, चाहे मजदूरों को डेवलप करने का बात हो या कृषि मजदूर जिनको 7,000 रुपये सालाना देने की बात हमने किया है, महिला स्व सहायता समूह की कर्ज माफी हमने किया है। हमने हर क्षेत्र में हर दिशा में लोगों को रोजगार देने का काम किया। हमने व्यापारियों के भी हित में काम किया, उद्योग लगाने के लिए नीति बनाने का काम किया है, वो जनता के बीच में है। और नरेंद्र मोदी जी की ढेर सारी नाकामियां है। और हमने अभी कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जिन महिलाओं को नरेंद्र मोदी सरकार में मंगलसूत्र बेचना पड़ा, अपने कान के बाली को बेचना पड़ा, हाथ के कंगन को बेचना पड़ा, उनके खाते में 1 लाख रुपए देंगे। 30 लाख सरकारी धनंजय जी, ये आरोप आपने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। समय का अभाव है परेश जी, मैं चाहूंगी कि आप कुछ ही समय में, चूंकि समय का अभाव है, मैं एक प्रतिक्रिया हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है उनसे भी लेना चाहूंगी। आप इस पर अपना रिएक्शन दे दीजिए, चूंकि आप जो देना चाह रहे थे, ये जो आरोप कांग्रेस ने आप पर लगाए हैं उससे संबंधित। धनंजय जी की सारी बात 100% झूठ है, सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। और इन लोगों ने सिवाय यहां पर भ्रष्टाचार करने के कुछ नहीं किया। ये गौठान की बात कर रहे हैं, गौठान में दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया। भारतीय जनता पार्टी, आपको बता रहा हूं, पूरे 11 की 11 सीट यहां पर की जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में देने को तैयार है। 22 जनवरी को जब रामलला की प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन ये तय हो गया था कि छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा इस बार भारतीय जनता पार्टी के 11 सीट यहाँ के झोली में जाएगा। और ये जहां तक ये बोलते हैं कि इन लोग जो हैं वहां पर ये साहू समाज का है, यहाँ पर ये है, साहू समाज जो है पूरे तरीके से ईमानदार समाज है और अपने पार्टी के प्रति अपने, क्योंकि साहू समाज स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता है और उसका मतदाता है, वो उसी को वोट देगा, अपनी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। ये बाहर से आए हुए लोग, अब ये तामधस साहू यहां से भाग करके, दुर्ग से भाग करके महासमुंद चले गए, भूपेश बघेल जी दुर्ग से भाग करके राजनांदगांव चले गए, देवेंद्र यादव दुर्ग से भिलाई से भाग करके बिलासपुर चले गए। इस तरीके से जो भगोड़े लोग हैं, इन भगोड़ों को कोई वोट देने वाला नहीं है। पूरे लोग जो है इस बात को जानते हैं, एक नंबर भगोड़े लोग हैं, भगोड़े हैं इन लोग। आपने साहू समाज के नेताओं को भगोड़ा कहा है, माफी मांगना पड़ेगा। भगोड़े लोग हैं, परवेश बागरा भाजपा के सब भगोड़े हैं, साहू समाज के नेताओं को भगोड़ा बोल रहा है। परेश जी, धनंजय जी, आपको मैं पूछना चाहूंगी, समय का अभाव है। साहू समाज को आप साहू समाज के लोगों को भगोड़ा कह रहे हो, आप साहू समाज को भगोड़ा कह रहे हो, ये परवेश बागरा साहू समाज को भगोड़ा बोल रहा है, ये परवेश बागरा साहू समाज के नेता को भगोड़ा बोल रहा है, इसको माफी मांगना पड़ेगा। माता करवा के सेवक हो, तेरी भगोड़ा से भगोड़ा बोल रहे परेश बागरा। परेश जी, धनंजय जी, आप लोगों को रोकना चाहूंगी। बाबूलाल जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की एक दूसरे पर आरोप लगाती है। धनंजय जी, परेश जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ये कैसे मान कर सकता है समाज का? इसने साहू समाज के नेता को भगोड़ा बोला है, पूरा साहू समाज देख रहा है भाजपा नेता के चरित्र को। इसने साहू समाज को भगोड़ा बोला है, साहू समाज के नेता को भगोड़ा बोला है, इसको माफी मांगना पड़ेगा। एक बार इसको माफी मांगना पड़ेगा। अरुण साहू जी इस पर कार्रवाई करेंगे, नरेंद्र मोदी इस पर कार्रवाई करेंगे। इसने समाज का अपमान किया, एक समाज के नेता का अपमान किया। ये परवेश बागरा ने साहू समाज के नेता को भगोड़ा बोला है, माफी मांगना इसका पड़ेगा। जवाब विश्वसाहिनी को देना पड़ेगा। धनंजय जी, परेश जी, हम एक डिबेट में मौजूद है, हम एक डिबेट में मौजूद है, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जिस तरह से दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जनता इस बीच मौन है, कई स्थानीय मुद्दे हैं और दोनों ही पार्टियों को लेकर इस बार जनता दोनों पार्टियों से नाराज है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये मुकाबला पार्टी बनाम पार्टी ही नहीं, लेकिन शायद स्थानीय मुद्दों को लेकर इस बार के चुनाव में ज्यादा है। देखिए, वैसे लोकसभा में अलग से सोच होती है, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इस बार मैं पहली बार देख रहा हूं कि लोग अपने मुद्दों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जी। और हमारे को क्या मिलने वाला है ये समझ रहे हैं, क्योंकि कई साल गुजर गए, आज 70 साल होते आ रहे हैं, 75 साल निकल गए
75 साल होने के बाद में भी हम वहीं क्यों खड़े हैं, ये किसान सोचता है। जी बिल्कुल। 75 साल होने के बाद में भी मजदूर सोचता है हम यहीं क्यों खड़े हैं जहां खड़े थे, एक कदम भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। महिलाएं सोचती हम एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। और जो लोग इन लोगों को मदद करने की बात करते हैं, अब तो युवा भी इसमें शामिल हो गए हैं। युवा भी सोच रहे हैं कि हमने आखिर पढ़ाई की तो की क्यों, इसलिए किए, ये पढ़ के हमको फायदा क्या मिला, हमको रोजगार तो मिला ही नहीं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये सारी सोच जो है वो स्थानीय सोच कही जाती है और मूलभूत समस्याएं हैं ये। इस समस्याओं पर कोई बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, इसलिए लोगों के मन में ये है कि अंधे से काना मामा अच्छा वाली स्थिति भले ही बन जाए, बनाना ही पड़ेगा, किसी एक को जिताना ही पड़ेगा। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये सब लोग कर क्या रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम से हमको क्या लेना देना, ये बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते, ये सारे मंगलसूत्र से हमको क्या लेना देना, इस तरह की बातें से हमको क्या लेना देना, हमारे पेट की बात क्यों नहीं करते। ये सारी बातें जो है मथ रही है जनता को। लेकिन आखिर में अंधे में से काना राजा निकालना पड़ेगा, इसलिए किसी न किसी की जीत तो होनी है, ये बात मानना पड़ेगा, विकल्प है नहीं। इसलिए जो है छत्तीसगढ़ की जनता कम से कम जरूर मजबूर है। जी बिल्कुल। बाबूलाल जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं, चूंकि समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल छत्तीसगढ़ डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।